Good morning, students. We were discussing biotechnology, chapter 11, the principles and processes. और हमने NCERT से आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था, ये बता दिया था कि टूल्स क्या होते हैं, और ये भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपकी है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस टू द ऑर्गेनिजम्स और उनके पार्ट्स। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट और ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी तरह से उसके न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, या तो उसके हम न्यूक्लिक एसिड में कोई और अलग से डीएनए डाल रहे हैं, डिजायरेबल जीन, तो उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन करने को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके दो फील्ड होते हैं, या तो हम क्या करें, हम इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करें, डीएनए को चेंज करें, या फिर हम क्या करें, हम उससे अपनी मनपसंद प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसे कल्चर भी करना पड़ेगा, तो केमिकल इंजीनियरिंग। तो दो फील्ड हो गए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एक केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, स्टार्टिंग से लेकर हम यहाँ इंट्रोडक्शन तक पढ़ चुके थे। आरडीएनए कैसे बनता है ये हमें पता चल गया था। तो दिस इज अवर एनसीईआरटी हमारा है ये, और इसमें हम चैप्टर 11 कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा हो गया था, वी हैव डन टिल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये आरडीएनए बनाने की प्रोसेस हमने समझ ली थी कि यहाँ पर रेड कलर का जो डीएनए है दिस इज फॉरेन जीन, और एक ब्लैक कलर का डीएनए है दिस इज वेक्टर डीएनए। और इनको कैसे जोड़ा जाता है, हम पर्टिकुलर दोनों डीएनए में एक ही साइट को टारगेट बनाते हैं जिसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। उस पर जो एंजाइम होती है, सेम एंजाइम से इको R1 से उसमें क्या लगाया जाता है, कट, ताकि सेम मैनर में उसमें एंड्स प्रोड्यूस हो, जिगजैग एंड्स। और ये जिगजैग एंड्स क्या हो जाएंगे, सील हो जाएंगे आपस में। ये वाला एंड जाकर कहाँ सील हो जाएगा, यहाँ पर आपस में पेयरिंग कर लेगा, और वी गेट अ कंबाइंड मॉलिक्यूल। लास्ट में इसको किससे जोड़ देंगे, लाइगेज एंजाइम से। तो ये हमने बताया था कि इस तरह से हमें क्या मिलता है, इस तरह से हमें आरडीएनए मिलता है। वी गेट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम ज्वाइनिंग द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक हमें पता चल गया था आरडीएनए कैसे बनता है, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। आरडीएनए बनाना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो रेड कलर का इन्होंने वेक्टर डीएनए शो कर रखा है, एंड ब्लैक कलर का फॉरेन डीएनए। और हमें यहाँ पर हमारा एम ही होता है फॉरेन डीएनए को हम किस में ऐड कर देते हैं, वेक्टर डीएनए में। क्योंकि वेक्टर डीएनए एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करा सकता है, ट्रांसफर करा सकता है। वन डीएनए वन साइट टू अनदर साइट, साइट मतलब जगह। कुछ भी चीज हम वेक्टर में जोड़ देते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं, फॉरेन डीएनए को वेक्टर में जोड़ रहे हैं। अब वेक्टर में कुछ भी जुड़ गया, अब उसको हम किस में डाल सकते हैं, होस्ट में। हमें होस्ट में डालने में, ये डीएनए को कहाँ पे डाल सकते हैं, हम होस्ट में डाल सकते हैं। किसकी मदद से, वेक्टर की, डीएनए की मदद से, वेक्टर डीएनए। एक तो ये करता है ट्रांसफर का काम, एक काम करता है ये रेप्लिकेशन का। इस पर्टिकुलर ब्लैक वाले डीएनए को अब वेक्टर डीएनए क्या करवाएगा, रेप्लिकेट भी कराएगा। क्योंकि वेक्टर में और कौन सी साइट होती है, कल हमने देखा था, ओरी साइट। ओरी साइट ऐसी होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू होता है। तो वेक्टर के दो काम हो गए, एक तो कैरियर की तरह काम करेगा, दूसरा कैरियर की तरह काम करके होस्ट में ले जाएगा, और दूसरा कि वो उसकी रेप्लिकेशन भी करवाएगा। ये डायग्राम भी हमने समझ लिया था, फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए को सेम वही है, ये सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है। यहाँ पे देखो आप अपना वर्ड लिखा हुआ है स्टेप में, पहला ही स्टेप क्या है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग बोथ फॉरेन एंड वेक्टर डीएनए। फिर लाइगेज एंजाइम से क्या कर देना है, जोड़ देना है डीएनए को प्लाज्मिड में। फिर इस आरडीएनए को, ये आरडीएनए मिल गया हमें, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें दोनों पेस्ट हो चुके हैं, ये भी और ये भी। हमें कौन सा डीएनए मिला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें कहाँ डालना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, किसकी, होस्ट सेल की। इकोलाई हमारे लिए यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, होस्ट सेल। तो हमने इकोलाई में ये प्लाज्मिड डाल दिया, वेक्टर डाल दिया, जिसके अंदर
बनी डली हुई थी नई जीन, और अब ये जब भी डिवाइड करेगा ये वाला एक बोला है अपने, उस डीएनए को किस में डाल देगा, प्रोजेनी सेल्स में, अपने जैसे डॉटर सेल्स में उसको वो पास करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया सेपरेशन। हम कैसे उन डीएनए फ्रैगमेंट्स की सेपरेशन करते हैं, तो हमें पता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से होता है सेपरेशन। डीएनए फ्रैगमेंट्स को यहाँ पर हम डीएनए को फिल कर देते हैं, इन वेल्स के अंदर, इन डिप्रेशंस के अंदर डीएनए भर देते हैं। तो इसे जेल को हम चार्ज में लगा देते हैं, एक तरफ इस पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ यहाँ पे इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का चार्ज होता है, और डीएनए किधर किससे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है जेल के थ्रू, और वो क्या होता रहता है, जेल के छेद से वो पार होते होते नीचे नीचे आता जाता है। बैंड्स आप देख रहे हो यहाँ पे बैंड्स बने हुए हैं, ये डीएनए के बैंड्स हैं जो कि इनमें रन करके नीचे नीचे रन हो रहे हैं और सेपरेट होते जा रहे हैं। डीएनए के बैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ लार्जेस्ट सेगमेंट्स ऊपर रहेंगी, स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स नीचे तक आ जाएंगी, अपनी साइज कम होने की वजह से वो दूर तक जा पाएंगी। इस तरह से फ्रैगमेंट्स हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि अब ये फ्रैगमेंट्स हम किस में जोड़ सके, वेक्टर डीएनए में जोड़ सके, आरडीएनए बना सके। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर में हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी कि क्लोनिंग वेक्टर्स एक दो काम कर रहे हैं, तो होस्ट में लेके जा रहे हैं, प्लस उनकी क्या करा रहे हैं, कॉपी भी करा रहे हैं। और कितनी कॉपीज बनाएंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉपी नंबर के ऊपर, हाई कॉपी नंबर। बैक्टीरियोफेजिस का जैसे हमें पता है कॉपी नंबर क्या होता है, हाई होता है, तो ये क्या बना सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स भी ऐसे ही होते हैं जिनका कॉपी नंबर 1 या 2 होता है, पर किसी किसी का कॉपी नंबर कितना होता है प्लाज्मिड का, 100 तक होता है। तो इससे प्लाज्मिड डीएनए में अगर जो भी डीएनए हमने जोड़ा है, या बैक्टीरियोफेज में जो भी डीएनए हमने जोड़ा है, उसका क्या हो जाएगा, इजी लिंकिंग भी हो जाएगी फॉरेन डीएनए की, और बहुत सारे क्या हो जाएंगे, हमें कॉपीज मिल जाएंगे उस डीएनए की, वी गेट मेनी कॉपीज ऑफ दैट डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट, the following are the features that are required to facilitate cloning into a vector. ठीक है, the following are the features, ये ऐसे features हैं जो कि ये कुछ ऐसे features हैं, 3 features ऐसे हैं। पहला origin of replication, दूसरा selectable marker gene, और तीसरा क्या है, तीसरा is the cloning sites। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये ऐसा सीक्वेंस है जिससे रेप्लिकेशन किसी भी पीस ऑफ डीएनए का स्टार्ट होता है, और कोई भी डीएनए का पीस अगर ऐसे प्लाज्मिड में जुड़ रहा है जिसमें ओराई है, ओराई होना जरूरी है, यानी कि क्योंकि ये नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यही सीक्वेंस, ओरी सीक्वेंस ही वो रीजन है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो हम होस्ट सेल में जब डालते हैं, हमें ध्यान रखना होता है मेरे वेक्टर में ओरी हो, और प्लस ये कॉपी नंबर भी इसका क्या हो, प्लाज्मिड का हाई हो, ताकि हम बहुत सारी कॉपी रिकवर कर सके, ला सके वापस बहुत सारी कॉपीज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्टेबल मार्कर होती है ओरी के साथ साथ, उसमें और क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर की रिक्वायरमेंट भी है। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में नॉन एलिमिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग अलग करती है। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर है थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन से डीएनए पीस कहाँ जा रहा है, होस्ट के अंदर जा रहा है। एक बार होस्ट के अंदर चला गया तो वो कैसा बैक्टीरिया हो जाएगा, फिर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो जाएगा, या ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे फिर, ट्रांसफॉर्मेंट, जिनमें फॉरेन डीएनए जा चुका है। अब जीन, अब किनको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन, ज्यादातर ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन रेजिस्टेंस होती हैं, रेजिस्टेंस दे रही होती है एंटीबायोटिक को, जैसे 3-4 जीन के नाम दिए,
एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, वैसे तो ये किसके नाम है, एंटीबायोटिक्स के नाम है, बट इनकी रेजिस्टेंस जीन के नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़े हैं, बस क्या लगा देते हैं साइड में, आर लगा देते हैं। एम्पिसिलिन के ऊपर आर लगा देते हैं, क्लोराम्फेनिकोल के ऊपर भी आर लगा देंगे, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर भी अगर आर लगा दिया, और 3 लेटर ले लेते हैं, कैन, AMP, 3 लेटर ले लेते हैं, CHL, तो इसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देने वाली यानी जीन्स, इन्हीं एंटीबायोटिक से ऐसी जीन्स होती हैं कुछ जो रेजिस्टेंस देती हैं। यहाँ पर 2 ऐसी जीन्स बता रखी हैं, कौन सी है वो, एक AMPR और एक TTR, ये दोनों क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। These are both are selectable marker genes because these give a resistance to the antibiotic ampicillin and tetracycline. They also help in selecting the transformants from non-transformants. Selection करने में भी ये मदद करती है, बाद में देखेंगे कैसे मदद करती हैं। क्लोनिंग साइट्स आगे बताया, एक और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लोनिंग साइट, ये एक क्लोनिंग साइट है, इस रीजन में यहाँ पर मिल रही है, ये दूसरी क्लोनिंग साइट है, यहाँ पर इसका सीक्वेंस होगा PST1 का, तीसरी BAMH1, SAL1, TVU सेकंड, ये क्या है, सब क्लोनिंग साइट्स हैं, कुछ क्लोनिंग साइट ये 3 भी हैं, तो बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स हैं यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, हम ऐसी वेक्टर को लेंगे ज्यादातर जिसके कुछ साइट्स हो, फ्यू साइट्स हो, और ऐसी जो सिंगल भी हो, सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स। अब इसमें इको R1 ज्यादा तो नहीं है, पूरे में इको R1 कितनी है, एक ही है, CLA1 भी एक ही है, PVU1 भी एक ही है, प्लाज्मिड में 2 अलग अलग है, PVU1 है, PVU2 है, इनके सीक्वेंस क्या होंगे, अलग होंगे, इनकी एंजाइम्स भी क्या होंगी, अलग, तो सिंगल होनी चाहिए, एक कोई तरह की एक ही होनी चाहिए। कॉमनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ही क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट को किस जगह वो कट प्रोड्यूस करेंगी, इन क्लोनिंग साइट्स को उसी में काम आता है, क्या ने हम वहां कट प्रोड्यूस कराएंगे। अगर हम PVU1 यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ कट हो जाएगा, ये जो प्लाज्मिड का सर्कल DNA है, यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 जगह ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, अब नया DNA ही आके जुड़ सकता है, जिस एंजाइम से हम कट प्रोड्यूस करेंगे वहां पर वो ओपन हो जाएगा और वहां पे नया DNA लेगा, एलियन DNA को जोड़ने के काम आएगा। रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हम ये भी देख रहे हैं कि इस वाले MP वाले में 2 हैं, PVU1 और PST1। टेट्रासाइक्लिन में भी 2 साइट है, BAMH1 और SAL1, तो इसमें से किसी एक साइट को अगर हम यूज कर लेते हैं, इन्होंने किसको यूज करा है, BAMH1, जो किसमें है, टेट्रासाइक्लिन वाले में, तो इन अगर यहाँ कट प्रोड्यूस किया, कहने का मतलब इन्होंने कहा है कि हम BAMH1 से कट करते हैं, यहाँ पर कट होगा तो नया DNA भी कहाँ पे लगेगा, इसी साइट में लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ बनेंगे, इसी साइट के बनेंगे, तो नया DNA आके यहाँ जुड़ेगा, जैसे ही नया DNA आके यहाँ जुड़ा इतने पोर्शन में, तो ये जीन का असर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का असर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, मतलब ये अब टेट्रासाइक्लिन से मर जाएगा, अगर ऐसे मीडिया में इसे डाल दिया इस बैक्टीरिया को जिसमें इसकी जीन खराब हो गई है, तब ये टेट्रासाइक्लिन से मरने लगेगा, पहले नहीं मरता था। तो हम ऐसे बैक्टीरिया जो मरने लगे टेट्रासाइक्लिन में पर पहले सही थे, उनमें क्या, उनको क्या पहचानेंगे कि उनमें फॉरेन जीन गई है, यानी कि उनमें फॉरेन जीन गई है, इसीलिए उनमें चेंज आया। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA but can still be selected from non-recombinants, letting the transformants on ampicillin containing medium। अगर हम उन्हें इन एंटीबायोटिक पे ग्रो कराएं तो हम उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। वो एम्पिसिलिन पे तो ग्रो होगा, बट किस पे ग्रो नहीं होगा, वो चेंज वाला बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं होगा, सिर्फ किस पे होगा, एम्पिसिलिन पे होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमने कल वेक्टर्स, नेचुरल वेक्टर्स भी पढ़े थे, इसमें नेचुरल वेक्टर्स भी होते हैं। इसको मेथड को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कहते हैं, यानी जिस जगह हम इंसर्ट करेंगे वो पार्ट क्या हो जाएगा,
इनएक्टिवेट। जैसे अभी हमने बोला टेट्रासाइक्लिन में इंजर्ट करने से टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कहते हैं। और ये लंबा प्रोसेस बनता है। इसमें प्लेटिंग की भी जरूरत होती है। बैक्टीरिया को देख प्लेट करके पता चलता है कौन सा बैक्टीरिया है। अब अगर हम देखते हैं इसमें कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू एंटीबायोटिक कैन बी बाय द कलर मेथड ऑल्सो। कलर मेथड से भी कर सकते हैं। कलर मेथड से कैसे करेंगे कि अगर हम जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनसे रिकॉम्बिनेंट्स को पहचानना चाहते हैं तो हम ऐसा सबस्ट्रेट देंगे, खाने को एक ऐसा सब्सटेंस देंगे मीडिया में जो क्या हो, क्रोमोजेनिक हो। क्रोमोजेनिक मतलब कलर प्रोड्यूसिंग हो। ठीक है, अगर बैक्टीरिया उसे खा पा रहा है तो कलर प्रोड्यूस करेगा, अगर नहीं खा पा रहा तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऐसा मीडियम डाल देते हैं। और एक एंजाइम है, इस पर्टिकुलर एंजाइम में हमें फॉरेन डीएनए डालना पड़ता है। ये एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये लैक्टोज को या लैक्टोज शुगर अगर डली हो मीडियम में, लैक्टोज शुगर को इकोलाई वाला बैक्टीरिया जिसकी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन सही है वो क्या कर देती है, दो शुगर सब शुगर्स में तोड़ देती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देती है। तो दो शुगर्स होती है क्योंकि लैक्टोज डाइसैकेराइड है, तो लैक्टोज टूट जाता है इन दोनों में। पर अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन में हमने फॉरेन जीन डाल दी तो अब ये तोड़ नहीं पाएगी, कैन नॉट ब्रेक। अगर तोड़ नहीं पाएगी तो लैक्टोज को ले भी नहीं पाएगी मीडियम में। तो ऐसी कॉलोनी जिनके अंदर फॉरेन जीन जा चुकी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, कौन सा कलर का दिखेंगी, व्हाइट। इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। बट ऐसी जीन जिनमें नहीं गई, जिसकी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन सही है, तो वो खा पाएंगे और कौन सा कलर देंगे, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की अगर बैक्टीरियाज आ रहे हैं यानी कि उनमें जीन नहीं गई, उनमें फॉरेन जीन उन बैक्टीरिया में नहीं है। पर अगर व्हाइट आ गए तो इनमें है, तो हम व्हाइट वालों को ग्रो करा लेंगे। ये हमारी फॉरेन जीन पहुंच गई, हम श्योर हो जाएंगे कि हमारी फॉरेन जीन उसके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम में पहुंच गई थी, इसी वजह से वो क्या हो गई, जीन डिस्टर्ब हो गई, खा नहीं पा रहे इसलिए व्हाइट। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के लिए कौन से वेक्टर, तो कलम में पढ़ा था कि इट हैज, प्लांट्स के लिए कौन सा बताया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस। एक जीनस नाम है, एक स्पीशीज नाम है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस किसका नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। ये नेचुरली भी प्लांट को क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। पर इसकी अगर इन्फेक्शन वाली जीन हटा दें, जिसमें अच्छी जीन डाल दें, तो वो जीन को डाल देगा पौधे के अंदर इन्फेक्शन करके। ठीक है, तो डिलीवर करने के लिए जीन को हम यूकारियोटिक सेल को, बैक्टीरिया को, वायरस को यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर जो हम प्लांट और एनिमल के लिए यूज करते हैं वो कौन से हैं, वेक्टर जो हम प्लांट और एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं वो तो या तो बैक्टीरिया है या तो वो वायरसेस हैं। प्लांट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया, एनिमल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वायरस। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस बैक्टीरिया में ये एक पैथोजन है, डाइकोट प्लांट का नेचुरल पैथोजन में बीमारी करता है। कैसे, अपना डीएनए, टीडीएनए को छोड़ता है अपना, वो किस में चला जाता है, प्लांट में चला जाता है। प्लांट में क्या करने लगता है फिर वो, ट्यूमर। ठीक है, सिमिलरली रेट्रोवायरस भी क्या करते हैं एनिमल्स में, वो भी अपना डीएनए किसमें भेजते हैं, नॉर्मल सेल्स में भेजते हैं और उनको भी क्या कर देते हैं, कैंसरस। ट्यूमर और कैंसर एक ही बात है, ट्यूमर प्लांट के लिए बोल रहे हैं ये लोग, कैंसर क्या बोल रहे हैं एनिमल के लिए। अब यूकैरियोटिक होस्ट सेल में भी नॉलेज आ गई, हमारे अंदर नॉलेज आ गई, हम कैसे टूल्स और पैथोजन को वेक्टर बना सकते हैं। हमारे अंदर ये आइडिया आ गया कि जैसे ये पौधे में खुद ही बीमारी कर रहा है तो इसकी जीन में अगर हम चेंज कर दें, टीडीएनए पार्ट में अगर हम अपनी यूजफुल जीन डाल दें और इसकी हार्मफुल जीन हटा दें, साथ में कुछ डीएनए हटा के कुछ डीएनए ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, हमारी डिजायरेबल जीन को प्लांट में डाल सकता है। इसकी वजह से हमने प्लांट्स बनाए हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए हैं। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाला है जो टीआई प्लाज्मिड है, जिससे ट्यूमर हो जाता है पौधे में, उसका टीडीएनए पार्ट में हम एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए पार्ट में अब हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, क्लोनिंग वेक्टर बना देते हैं जो अब पैथोजेनिक नहीं होता, अब कोई ट्यूमर नहीं बनाता, बट क्या करता है,
यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट, हमारी डिजायरेबल जीन को भेजता है इसमें प्लांट्स में। सिमिलरली हम क्या करें, अगर रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म कर दें, मतलब हार्मलेस बना दें, कल बताया था कि डिसआर्म मतलब हथियार उसके छोड़वा देना, हथियार हटा देना उसकी, आर्म मतलब हथियार होते हैं, तो डिसआर्म कर दिया हमने वायरस को। अब ये वायरस हमारी डिजायरेबल जीन को क्या करेगा, एनिमल सेल्स में भेज सकता है। Once a gene a DNA fragment ligated by suitable vector, एक बार अगर कोई जीन वेक्टर से जुड़ी हुई है तो वो कहाँ पहुंच सकती है, होस्ट में पहुंच जाएगी। अब कॉम्पिटेंट होस्ट की बारी आई। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर प्लांट एनिमल्स ऐसे ही नॉर्मली ही वो बात तो अलग थी, वायरस जो था वो इन्फेक्शन कर रहा है, तो सेल्स के अंदर जाके क्या कर रहा है, इन्फेक्शन। पर नॉर्मली अगर सोल्यूशन में प्लांट सेल्स पड़े रहे, मान लो किसी टेस्ट ट्यूब में हमने प्लांट सेल का मिक्सचर ले रखा है और उसके अंदर हमने बाहर क्या कर रखा है, डीएनए भी ले रखा है, तो ऐसे टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने प्लांट का मिक्सचर ले रखा है, जिसमें प्लांट के सेल्स पड़े हैं बहुत सारे, और उन सेल्स के साथ साथ उसकी लिक्विड में क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भी है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें डीएनए पड़ा हुआ है। तो जो डीएनए है सोल्यूशन से अपने आप अंदर नहीं आएगा, इट कैन नॉट कम ऑन, अपने आप ही ये डीएनए अंदर नहीं आएगा, उसके लिए हमें इन सेल्स को क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होस्ट। हमें प्लांट और एनिमल के सेल्स को क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो पानी से जुड़ता है, सेल्स की मेम्ब्रेन से उसका कोई मतलब नहीं है, सेल्स की मेम्ब्रेन तेल की होती है, वैसे भी लिपिड नेचर की होती है, तो डीएनए उनसे आकर अपने आप नहीं जुड़ता, इससे हमें फोर्स करना पड़ेगा बैक्टीरिया को कि वो क्या कर ले, प्लाज्मिड्स को अपने अंदर ले। प्लाज्मिड क्या हमारे वेक्टर है, वो भी एक तरह की डीएनए ही तो है, तो प्लाज्मिड उनमें नेचुरली नहीं जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो आराम से टेक अप द डीएनए, वो डीएनए ले सके। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग, कैसे कर सकते हैं, पहला मेथड कि सेल को हम क्या कर लेंगे, डाइवेलेंट कैटायन से स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस में रखेंगे सॉल्यूशन में, कैल्शियम की, कैल्शियम टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम की सोल्यूशन भरेंगे और उसमें क्या करेंगे, प्लांट सेल्स को रखेंगे, जिससे क्या हो, उसकी सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे क्या चार्ज आ जाए, पॉजिटिव, क्योंकि कैल्शियम का कैसा चार्ज होता है, कैल्शियम की क्या वैलेंसी है, +2, तो कैल्शियम आयन से ट्रीट करने पर उसकी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का एक पूरा स्फेयर बन जाएगा। अब एक बार पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर बन गया तो हमारा डीएनए तो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो डीएनए इसके बहुत ही पास पास आ जाएगा और इस तरह से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर आने के चांस, कॉम्पिटेंट हो गया सेल, कैसा हो गया, कॉम्पिटेंट, अब डीएनए इसमें एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या है, हम हीट शॉक देंगे, सेल्स को हम क्या करेंगे, हीट शॉक देंगे। हीट शॉक कैसे दिया जाता है, कभी सेल को हम इंक्यूबेट कर रहे हैं डीएनए की सोल्यूशन के साथ ही रख रहे हैं, डीएनए के सोल्यूशन के साथ, कभी हम उसको आइस पे रख रहे हैं, कभी हम उसको 42 डिग्री पे रख रहे हैं, फिर वापस से किस पे रख रहे हैं, आइस पे रख रहे हैं। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस में। अनदर मेथड जो प्लांट के लिए यूजफुल होता है कि हम प्लांट के सेल्स को बॉम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से, जिसे मेथड को बोलते हैं बायोलिस्टिक गन। उसमें डायरेक्टली प्लांट के टिश्यू को एक गन जैसे इंस्ट्रूमेंट से शूट किया जाता है। उस गन में छोटी छोटी सी माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स होती हैं, ये देखो यहाँ लिखा है माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, किससे कोट हुए, डीएनए से, जिनके ऊपर डीएनए कोटेड होता है उन क्रिस्टल्स के ऊपर। अब जब हम शूट करते हैं तो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल जिन पर डीएनए का कोटिंग चढ़ी हुई है वो क्या कर जाती है, मटेरियल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं बायोलिस्टिक जीन गन, इसको जीन गन बोलते हैं। क्या डाल रही है, क्योंकि जीन डाल रही है एक ऑर्गेनिज्म की से, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जीन गन जो डीएनए किस में डाल रहा है, किसी होस्ट में डाल रहा है।
तो ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट, अब एक और मेथड था यहाँ पर माइक्रो इंजेक्शन। ये एनिमल्स के लिए, अगर हम चाहते हैं डीएनए को होस्ट सेल में डालना एनिमल के, तो हम डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे न्यूक्लियस में एनिमल सेल। एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन है, प्लांट के लिए क्या है, जीन गन है। एनिमल सेल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारा जो आगे आप देख रहे हो, ये आपके बुक में क्या दिए हैं, प्रोसेस आपने सब देख लिया, टूल्स देख लिए, ये काम कैसे करते हैं टूल्स वो देख लिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे प्रोड्यूस करती है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये प्रोसेस है, आप देख रहे हो टेस्ट ट्यूब में डीएनए आइसोलेट हो रहा है, डीएनए थ्रेड की तरह निकल के भी आ रहा है, ये सब देख रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे स्टेप्स है सेपरेट, और वो सीक्वेंस में निकालने पड़ते हैं। सबसे पहला आइसोलेट करो डीएनए को, दूसरा क्या करो, उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटो, फ्रेगमेंट करो, तीसरा उसकी फ्रेगमेंट भी डिजायर्ड फ्रेगमेंट आइसोलेट कर लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब इन दोनों फ्रेगमेंट्स को क्या कर दो, लाइगेट कर दो वेक्टर के अंदर। अब इस वेक्टर को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो होस्ट में। होस्ट में डालने के बाद क्या कर लो, अब इस होस्ट सेल का क्या कर लो, कल्चर कर लो लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े फर्मेंटर में इसे ग्रो करा लो। लास्ट में क्या कर लो, इसका प्रोडक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट कर लो। इससे जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हम ले लेंगे। तो अब एक एक करके ये स्टेप्स यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये पहला स्टेप है। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड। मतलब कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, वो भी डीएनए। सबसे अंदर सबके ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादातर जो जीन का काम करता है, जो एक सेल से दूसरे में पास होने का काम करता है, यानी जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होता है, वो डीएनए होता है सबके। और ये किस में रहता है, न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लिक एसिड है। क्या ये न्यूक्लिक एसिड। और हम अगर डीएनए को कट करवाना चाहते हैं तो हमें वो बाहर भी निकालना पड़ेगा, है कहाँ पर रखा हुआ, न्यूक्लियस में रखा हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सेल वॉल को तो तोड़ना ही पड़ेगा। सेल के ऊपर प्लांट सेल है तो उसकी वॉल होगी, फंगस सेल है तो भी वॉल होगी। बस एनिमल में नहीं होती सेल वॉल, एनिमल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो हमें क्या करना, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए अलॉन्ग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। बाकी चीजें भी निकलेंगी, डीएनए निकलेगा तो आरएनए भी निकलेगा, प्रोटीन भी निकलेगा, पॉलीसेक्राइड्स भी, लिपिड्स भी, सब निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के एंजाइम्स। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमें सॉल्यूशन में पूरे मिल गए, सेल डीएनए आ गया, आरएनए आ गया, प्रोटीन आ गया सॉल्यूशन में। अब क्या करेंगे, हम लाइसोजाइम नाम की एंजाइम उसमें डाल देंगे। अगर वो बैक्टीरिया का सेल है, अगर हम बैक्टीरिया के सेल से डीएनए निकाल रहे हैं, जैसे हमें प्लाज्मिड निकालना पड़ेगा, तो प्लाज्मिड तो किसमें मिलते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो हमें कौन से एंजाइम से ट्रीट करवाना पड़ेगा बैक्टीरिया के सेल को, कौन से सेल से, सॉरी कौन सी एंजाइम से ट्रीट करवाना पड़ेगा, बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम, क्योंकि ये क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक करने वाली एंजाइम। ये बैक्टीरिया की आराम से बाहर वाली जो सेल वॉल है उसे क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी, लाइसोजाइम। अगर हमें प्लांट से निकालना है, अगर हमें प्लांट से निकालना है डीएनए बाहर, तो हमें कौन सी एंजाइम लगेगी, सेल्यूलेज। लेज वर्ड आगे ए ऐसी लगाना तो यानी एंजाइम है, और आगे उसके आगे जो लगा हुआ है उसका तोड़ती है उस चीज को, सेल्यूलोज को तोड़ती है। इसको तोड़ती है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है, एक शुगर है, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज बोली, वैसे सेल्यूलोज क्या है, सेल वॉल की शुगर, इसमें मिलती है सेल वॉल में। तो सेल वॉल तोड़ती है, यानी कि प्लांट सेल की तो होती है सेल वॉल। प्लांट सेल में कौन सी एंजाइम लगती है, सेल्यूलेज। फंगस में कौन सी लगेगी, काइटिनेज। काइटिनेज, क्योंकि फंगस की सेल वॉल में कौन सा मटेरियल होता है, काइटिन। तो काइटिन तोड़ने वाली एंजाइम किस कौन सा ऑर्गेनिजम्स में लगेगी, फंगस से। अगर हम डीएनए निकालना चाहते हैं, अगर हम फंगस से डीएनए निकालना चाहते हैं तो कौन सी एंजाइम लगेगी, काइटिनेज, सिंपल। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट तरीके के अगर ऑर्गेनिज्म है तो अलग एंजाइम यूज करनी है से पहले स्टेप में, कि डीएनए को अलग कैसे करें। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें प्रोटीन भी मिल जाएंगे, स्टोन भी मिल जाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग मॉलिक्यूल डीएनए के मिल जाएंगे। आरएनए भी हटाना पड़ेगा इसमें से,
तो कौन सी एंजाइम लगा देंगे अब हम? राइबोन्यूक्लियेज। इसमें से आरएनए प्योरीफाई करेंगे, अलग कर देंगे आरएनए, तो राइबोन्यूक्लियेज से ट्रीट करके आरएनए टूट जाता है। कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, प्रोटीन्स भी टूट जाते हैं, प्रोटीएज एंजाइम से प्रोटीन्स टूट जाते हैं। एंड अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट द एडिशनल चिल्ड नॉल। मतलब लास्ट में प्योरीफाइड डीएनए तो आ गया, पर उसको प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं, जमाते कैसे हैं उसको? चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं, और इथेनॉल का नेचर नॉन पोलर है, तो वो डीएनए को क्या कर लेती है? प्रेसिपिटेट कर लेती है। और ये थ्रेड की तरह दिखता है, साइड में आप देख रहे हो, यू कैन सी इन द टेस्ट ट्यूब। और एक क्लिप की जैसी चीज पे डीएनए को रिमूव करा जा रहा है। इस मेथड को स्पूलिंग भी कहते हैं, खिंच के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसे स्पूलिंग कहते हैं। डीएनए इज रिलीज फ्रॉम द सेल से, सेल का डीएनए रिलीज हो गया, ये पहला स्टेप है। कटिंग द डीएनए। अब सेकंड क्या, हमें डीएनए मिल गया तो अब उसको क्या कराना पड़ेगा? पर्टिकुलर एंजाइम से कट कराना पड़ेगा, आइसोलेटिंग द जेनेटिक मटेरियल। ये तो हो गया था। सेकंड क्या होगा? कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, सही लोकेशन पे डीएनए को कट करा पाना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग द प्योरीफाइड डीएनए। अब प्योरीफाइड डीएनए को हम क्या करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी ऐड कर देंगे विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो भी हमने प्योरीफाइड डीएनए निकाला, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन उन्हीं पे परफॉर्म होंगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उन्हें रख दिया जाएगा, उन प्योरीफाइड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा ढूंढेंगी, कहाँ पे उनके सेगमेंट सेक्शंस है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वहां जाके क्या कर देंगी? काट देंगी अपने आप जाकर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम यही है। ऑप्टिमम कंडीशन में वो क्या करेंगी? स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक साइट पे जाकर कट रिड्यूस कर देगी। एंड एग्रोस जेल में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करा जाएगा, एम्प्लॉय किया जाएगा टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, कि कहाँ पर कितना जेल से देखा जाएगा कितनी लंबी फ्रेगमेंट मिली है या थोड़ी छोटी मिली है या सबसे छोटी मिली है, किस तरह की फ्रेगमेंट मिली है, ये किससे पता चलेगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल जाएगा। The process is repeated with the vector DNA also. सेम ऐसा जैसे होस्ट में किया जाएगा वैसे किसमें किया जाएगा? वेक्टर डीएनए में। Then joining the DNA, अब लास्ट में क्या करेंगे? लाइगेज की मदद से कट सेगमेंट्स को अलग करके वेक्टर डीएनए को और वेक्टर डीएनए को और हमारी फॉरेन जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे और लाइगेज भी ऐड कर देंगे। हमने दोनों को काटा सेम एंजाइम से, दोनों में सेम कट प्रोड्यूस कर दिए, दोनों को अब हमने मिक्स कर दिया। जी कौन कौन सी दो की बात हो रही है? तो वेक्टर डीएनए की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है? जीन ऑफ इंटरेस्ट की। और एक और एंजाइम जोड़ दी, लाइगेज, लाइगेज एंजाइम जोड़ दी, जिससे कि हमारा क्या बन गया फिर? डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2 स्टेप समझ लिए हैं और अपना वेक्टर रिवाइज कर लिया है। जो वेक्टर हमने पढ़ा था ये भी पढ़ लिया हमने कि कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं होस्ट को। वी हैव आल्सो स्टडीड दिस दैट हाउ वी मेक द सेल्स कॉम्पिटेंट। 2-3 मेथड है, कैल्शियम से ट्रीट करवाना, हीट शॉक देना, देन माइक्रो इंजेक्शन कराना, बायोलिस्टिक जीन गन। फिर हमने फर्स्ट 2 मेथड्स देख लिए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के फर्स्ट 2 मेथड डीएनए के देख लिए कि पहला आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और दूसरा हमारा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। ये दोनों मेथड हमने देखे आज। एंड स्टार्टिंग हमने करी थी होस्ट से, वेक्टर्स से, ठीक है, इंट्रोडक्शन से। ये पीबीआर 322 का डायग्राम देखा, इसके 3 पार्ट देखे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर जीन, क्लोनिंग साइट्स। ये डायग्राम सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लर्न करोगे आप इसको बनाकर अपनी कॉपी में। एंड आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, ये सब हम रिवाइज कर लिया हमने पहले। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा।
With this, I am going to end my class. All the best. Do your work. Prepare your notes. Prepare yourself for the second term exam.